उत्तर प्रदेश चुनाव की चौखट पर खड़ा है। उससे कुछ समय पहले ही अचानक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, नेता, डिप्टी सीएम ये ऐलान करने लगे हैं। एक तरफ दो डिप्टी सीएम अलग तरीके की मिजाज भूमिका दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। अब ये काम योगी आदित्यनाथ चाहते थे, लेकिन दिल्ली से ये फाइल 3 बार कैंसिल यानी रद्द होकर वापस भेज दी। आप प्रधानमंत्री से लेकर खुखुंदू के एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से भी अगर माइक लगा के बयान ले लेंगे तो वो आपसे सिर्फ यही कहेगा कि दिल्ली और लखनऊ के बीच, दिल्ली और यूपी के बीच योगी आदित्यनाथ ने पिछली 2 बार की सरकार में यह साबित कर दिया है, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर भी नंबर 2 का चेहरा बन चुके हैं। जानते हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश छोड़कर बाकी प्रदेशों के चुनाव में जब कैंपेन करने जाते हैं और इस तरीके की बयानबाजी जब करते हैं तो वहां के जीतने का स्ट्राइक रेट कितना है? 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई ऐलान किया है? नहीं। तो फिर इसमें एक नई बात क्या है? आखिर योगी आदित्यनाथ पिछली 2 सरकारों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो मानी हुई बात है कि भारतीय जनता पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही लड़ेगी। इसमें खास क्या है, नया क्या है, अहम क्या है, विशेष क्या है और जरूरी क्या है? जरूरी क्या है यह मैं आपको बताता हूं। पहली बार अखिलेश सरकार चुनाव हारी और योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, लेकिन जब यह सरकार आई तो मुख्यमंत्री के नाम को फाइनल करते 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 आखिरकार आला कमान मनोज सिन्हा के नाम पर जीरो डाउन हुआ। मनोज सिन्हा भी बनारस के कई मंदिरों में माथा टेक कर तैयारी करने लगे कि बस पार्टी घोषणा कर दे, ऐलान कर दे और वो सीधे उत्तर प्रदेश में आकर, लखनऊ आकर शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन अचानक योगी आदित्यनाथ का नाम आ गया। योगी आदित्यनाथ का नाम आते ही उत्तर प्रदेश में जितने भी बूचड़ खाने थे, यानी जिनको आप स्लॉटर हाउस कहते हैं, कसाई बाड़ा कहते हैं, वो ताबड़तोड़ बंद किए जाने लगे। मालूम था गोरक्ष पीठ का मतलब है गाय की रक्षा। तो योगी आदित्यनाथ अगर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो अवैध कसाई बाड़े तो बंद ही होने हैं। इसके बाद एक और अभियान शुरू हुआ, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मजनू। यानी वो लफंगे, वो शोहदे जो कॉलेज के बाहर ट्यूशन जाती हुई, आम सड़कों पर चलती हुई महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते थे। शायद ही उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा थाना बचा हो जहां पे ऑपरेशन मजनू न चलाया गया। फिर एक बार वजह थी, और वजह थी कि योगी आदित्यनाथ महिलाओं को लेकर बेहद गंभीर और सेंसिटिव है, संवेदनशील है। आखिरकार वो वक्त आया जब खुद पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के नाम की घोषणा की, और ये ऑपरेशन मजनू और कसाई बाड़ों पर जिस तरीके से ताले लग रहे थे, ये नाम घोषित होने से पहले की बात है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने पूरी सरकार 5 साल चलाई। अगला चुनाव फिर हुआ। पिछली बार की कहानी आपने सुन ली, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव नहीं लड़ा गया। चुनाव नरेंद्र मोदी यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया। फिर सरकार चली। दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही थे, लेकिन इस बार पहली बार, वो भी तब जब
उत्तर प्रदेश चुनाव की चौखट पर खड़ा है। उससे कुछ समय पहले ही अचानक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, नेता, डिप्टी सीएम ये ऐलान करने लगे हैं कि 2027 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा जाएगा। एक सच्चाई आपको और बता दूं, कोई भी नेता हो, मंत्री हो, डिप्टी सीएम हो, विधायक हो, अगर उससे माइक लगाकर या ऑफ द कैमरा पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव क्या योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा जाएगा, तो वो अपने आप को सिर्फ कार्यकर्ता बताते थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक कार्यकर्ता हूं। चेहरा नरेंद्र मोदी का होगा और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अचानक कुछ गर्माहट, कुछ उबलाहट दिखाई दी। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने साफ ऐलान किया, जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव 2027 में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा जाएगा। स्वतंत्र देव सिंह, जो कि जल शक्ति मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर है, योगी आदित्यनाथ के करीबी भी कहे जाते हैं, उन्होंने भी सवाल पूछे जाने पर यह बताया कि 2027 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ेगी। कुछ इस तरीके से योगी आदित्यनाथ का नाम खुलकर लिया जाने लगा है। इसको देखते हुए अचानक मुझे याद आया, दिल्ली में एक इंटरव्यू लिया गया नितिन नवीन का, जो अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। उनसे भी जब सवाल दागा गया था, यह बात करीबन 2 महीने पुरानी है, तो उन्होंने भी कहा था कि पार्टी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। ये क्या फेरबदल है? अचानक ये क्यों कहने लगे हैं? मुझे दिक्कत नहीं है कि क्यों कहने लगे। 2 बार के मुख्यमंत्री हो तो चेहरा उन्हीं का होना चाहिए। मेरे ख्याल से योगी आदित्यनाथ ने पिछली 2 बार की सरकार में यह साबित कर दिया है कि वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री के तौर पर भी नंबर 2 का चेहरा बन चुके हैं। एक सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी के बाद पीएम कौन? आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए तो बहुत लोग बताते हैं कि एक नेचुरल चॉइस अमित शाह होते हैं। लेकिन जिस तरीके से पैन इंडिया योगी आदित्यनाथ की डिमांड बढ़ी है, योगी आदित्यनाथ के नाम पर चर्चा तेज हुई है, योगी आदित्यनाथ स्टार कैंपेनर के तौर पर भेजे जाने लगे हैं, उससे साफ समझ में आता है कि 2 सरकारों में योगी आदित्यनाथ पैन इंडिया चेहरा बन चुके हैं और यह पैन इंडिया चेहरा ही उन्हें प्रधानमंत्री की दौड़ में फिलहाल नंबर 2 पर लाकर खड़ा कर चुका है। कुछ यही तल्खी भी है। यह तल्खी शुरू हुई थी योगी 1 गवर्नमेंट में, जब आज के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा को लखनऊ भेजा गया था। गुजरात काडर के आईएएस, मुख्यमंत्री रहते हुए, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए एके शर्मा ने नरेंद्र मोदी के साथ बहुत दिनों तक काम किया। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उनके साथ भी पीएम उम्र है। उनको भेजा गया इस बात से कि उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। चर्चा यह भी थी कि वो डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे और गृह विभाग उनको मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो उनको संगठन में समाहित किया गया, समायोजित किया गया, उनको संगठन में जगह दी गई। यहां से जो पावर कॉरिडोर्स है
जो राजनीति के गलियारे हैं, और वो खासकर भारतीय जनता पार्टी के, वहां पर एक चर्चा शुरू हो गई, एक गहमा गहमी शुरू हो गई, एक टॉक ऑफ द टाउन हो गया, विस्परिंग इन द कॉरिडोर्स हो गया कि प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर, एके शर्मा के झंझट को लेकर योगी और दिल्ली आलाकमान के बीच रिफ्ट शुरू हो गया। इसके बाद विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के ही तमाम विधायकों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ विधानसभा के वेल में जाकर नारेबाजी कर दी। हरीश द्विवेदी, खरवार, ये दो ऐसे सांसद थे, तमाम विधायक थे जो सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने लगे, प्रदर्शन करने लगे। अभी 10 दिन, हफ्ता भर पुरानी बात छोड़ दें तो उत्तर प्रदेश के पास स्थायी डीजीपी भी नहीं था, क्योंकि मुकुल गोयल को हटाए जाने के बाद जो पैनल उत्तर प्रदेश सरकार फाइनल करना चाहती थी, केंद्र उसके लिए तैयार नहीं था। लिहाजा उत्तर प्रदेश में अस्थायी डीजीपी बनने लगे। अब एक हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश को स्थायी डीजीपी मिल गया। इसी तरीके से अवनीश अवस्थी को मुख्य सचिव बनाने की पूरी कवायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया, लेकिन दुर्गा शंकर मिश्रा को उनके रिटायरमेंट के ठीक आखिरी दिन 1 साल का एक्सटेंशन देकर दिल्ली से उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बनाकर भेज दिया गया। उनको फिर बाद में एक्सटेंशन दिया गया, और इस बीच एक्सटेंशन दर एक्सटेंशन के बाद वो रिटायर हो गए। लेकिन इस बीच अवनीश अवस्थी भी रिटायर हो गए, और जब अवनीश अवस्थी रिटायर हो गए तो उनके एक एक्सटेंशन की फाइल दिल्ली भेजी गई। अब यह काम योगी आदित्यनाथ चाहते थे, लेकिन दिल्ली से यह फाइल 3 बार कैंसिल यानी रद्द होकर वापस भेज दी। तो स्थायी डीजीपी ना होना, मन का मुख्य सचिव ना होना, अपने ही सांसदों विधायकों के प्रदर्शन और धरने, इन सब को देखते हुए यह साफ साबित हुआ कि दिल्ली और लखनऊ के बीच, दिल्ली और यूपी के बीच जबरदस्त रिफ्ट है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन लखनऊ आए। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखा और एक बेहतरीन मैसेज देने वाला फोटो सेशन कराया कि सब चंगा सी, सब अच्छा है। मैं खुद एक राइटर हूं, मैं स्टोरी टेलर हूं। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से लेके बंगाल तक स्टोरी टेलिंग के शो करने जाता हूं। आपको सच बताऊं, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो मुझसे एक बात हमेशा कहते हैं, डिमांड है, पब्लिक डिमांड है। वो मुझसे कहते हैं कि हम आपके 2 घंटे के शो में एक 20 मिनट का Q&A रखेंगे, यानी क्वेश्चन आंसर। जो दर्शकों की भीड़ होगी उनके पास माइक जाएगा और मुझसे सवाल पूछेंगे और मैं सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन उन सवालों का विषय वो तय करते थे मुझसे पूछकर। वो ये कहते थे कि आपकी स्टोरी सुनेंगे, आपकी कहानियां सुनेंगे, कहानी कैसे लिखी जाती है ये भी सुनेंगे, सब कुछ सुनेंगे, लेकिन 20 मिनट योगी आदित्यनाथ के बारे में बात जरूर करेंगे। इसका गवाह भी मैं हूं, सबूत भी मैं हूं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ पैन इंडिया डिमांड में है, और यह डिमांड ही उनको प्रधानमंत्री की रेस में नंबर 2 तक पहुंचाता है। बिहार हो, बंगाल हो, या जितने भी अभी चुनाव हुए, योगी आदित्यनाथ को बतौर स्टार कैंपेनर भेजा जाता है, बहुत सारे लोगों को भेजा जाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए जो चुनाव किया जाता है कि वो कहां भेजे जाएंगे, वो जगहें वो होती हैं जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन भी बहुतायत में होती है। और वहां जाकर जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, उर्दू कठमुल्लों की भाषा है, बाबरी अब इस देश में दोबारा नहीं बनेगी। जानते हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश छोड़कर बाकी प्रदेशों के चुनाव में जब
कैंपेन करने जाते हैं और इस तरीके की बयानबाजी जब करते हैं तो वहां के जीतने का स्ट्राइक रेट कितना है? 87 से 88% वो सीटें जीतती हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ कैंपेन करने जाते हैं। ये उनकी यूएसपी है। कई बार सरकार से संगठन के बीच में रिफ्ट हुआ तो उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने एक बार एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में लिखा कि संगठन सरकार से बड़ा है। आखिर ऐसा क्या था जो ये कहना पड़ा? कोई जरूरत थी, कोई बात थी, कोई मांग थी? एवरीबडी नोज। आप प्रधानमंत्री से लेकर खुखुंदू के एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से भी अगर माइक लगा के बयान ले लेंगे तो वो आपसे सिर्फ यही कहेगा कि मैं तो पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। तो फिर जब कार्यकर्ता ही छोटा सा है, कार्यकर्ता ही सब कुछ है, तो संगठन ही सब कुछ है। यह कहने की बात ही नहीं थी कि संगठन सरकार से बड़ा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का मसला भी आया जब माघ मेले में उनकी पालकी रोकी गई और प्रशासन ने उन्हें स्नान के लिए जाने नहीं दिया गया और उनके साथ मौजूद बटुकों को शिखा खींच खींच कर मारा गया। 2 से 3 बार केशव मौर्य ने बाइट दी, बयान दिया कि मैं भगवान शंकराचार्य से चरणों में प्रणाम करते हुए विनती करता हूं कि वो अपना अनशन छोड़कर जाएं और माघ मेले में संगम स्नान करें। ब्रिजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश के दूसरे डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया और कहा कि बटुकों को शिखा खींच खींच कर मारना अक्षम्य अपराध है। और फिर अगले ही दिन उन्होंने बटुकों के पद प्रक्षालन किए, यानी पैर धोए। यह एक माहौल है उत्तर प्रदेश में। और तब जबकि योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि कोई साधु, हर साधु अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लिख सकता, और अगर कोई नियम कायदों का पालन नहीं करेगा तो प्रशासन, शासन उसे सुनिश्चित कराएगा। रिफ्ट समझ रहे हैं आप? एक तरफ 2 डिप्टी सीएम अलग तरीके की मिजाज भूमिका दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। इन सब चीजों को देखते हुए यह समझ में आता है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर अब कुछ और शुरू हो गया है। बहुत सारे एनकाउंटर्स, बहुत सारे हाफ एनकाउंटर्स, तमाम अपराधी और माफियाओं की बुलडोज की गई संपत्तियां, तमाम कार्रवाइयां देखते हुए उन पर हिंदू मुसलमान का आरोप भी लगा। और कहीं यह सच भी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर इनकार किया था कि वो किसी मस्जिद के उद्घाटन में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर वो वहां जाएंगे तो करेंगे क्या? नमाज तो पढ़ना आता नहीं, ना वो नमाज पढ़ेंगे, वो तो पूजा करना जानते हैं और पूजा ही करेंगे, और टोपी पहनेंगे नहीं। स्पष्ट, साफ। वो ये भी कहते हैं, जब उनसे संभल पर सवाल पूछा जाता है कि संभल को लेके बहुत सारे झंझट चल रहे हैं, तो वो साफ कहते हैं संभल भी है, काशी मथुरा भी है। और जब उनसे कहा जाए कि काशी मथुरा तो कोर्ट में है, तो बोले हाँ कोर्ट में है तभी तो उसको निभा रहे हैं, कोर्ट में नहीं होता तो न जाने अब तक, और इतना कह के चुप हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर पुलिस पर कोई गोली चलाएगा तो पुलिस माला नहीं पहनाएगी, पुष्प नहीं डालेगी उनको। यानी उनका साफ ऐलान है, उनकी राजनीति ध्रुवीकरण की राजनीति है, हिंदुत्ववादी राजनीति है, और इसका ऐलान वो खुद करते हैं। और पार्टी भी योगी आदित्यनाथ को बतौर
स्टार कैंपेनर इसी तरीके के इलाकों में भेजती है जहां पे ध्रुवीकरण की जरूरत हो। हालांकि आला कमान को देखा जाए तो अब वो उत्तर प्रदेश में जातिगत आधार पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है। इसीलिए जातिगत जनगणना का जो मसला कांग्रेस के एजेंडे में था, जिसको कांग्रेस लगातार डिमांड कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसे लागू कर दिया। यूजीसी में बैकवर्ड्स को भी डाल दिया, यानी तय कर लिया है आलाकमान ने कि इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव वो जातिगत आधार पर लड़ने जा रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव भी जातिगत आधार पर ही लड़ता हुआ दिख रहा है। इसकी एक वजह भी है। 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए, उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी 62-63 सीटों से 33 पे सिमट गई और अखिलेश यादव ने पीडीए का फार्मूला, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इसको लागू किया और 37 सीटें यानी अपने पिता मुलायम सिंह यादव से ज्यादा सांसद लेके संसद के अंदर चले गए। अगर भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार की सीटें ही आ जाती तो इस बार बिना नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के एनडीए सरकार बनाने की मजबूरी नहीं ढोनी होती और सरकार इस बार भी मोदी सरकार कहलाती। और ऐसा तब हुआ जब राम मंदिर का देवार्पण हो चुका था। पहले मुकदमा जीता, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ, मंदिर का शिलान्यास हुआ, मंदिर का देवार्पण हुआ। भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद थी कि इस राम मंदिर की लड़ाई के नाम पर पूरा उत्तर प्रदेश उनकी झोली में वोट डाल देगा और एक नारा छिड़ा, अब की बार 400 पार। लेकिन तभी अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने एक बयान दे दिया और बयान था कि अब की बार 400 पार, और जैसे ही 400 पार करेंगे संविधान बदल देंगे। क्या बदलेंगे संविधान में? अचानक मरमरिंग फैल गई और विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को मुट्ठी में पकड़ के हवा में उड़ा दिया। वो हवा में ऐसा बिखरा कि दलित और पिछड़ों को अपने आरक्षण पर खतरा दिखाई देने लगा और मंदिर निर्माण पूरा करने वाली भाजपा भी मंदिर के नाम पर भी न सिर्फ अयोध्या हार गई बल्कि उत्तर प्रदेश में भी गत बन गई पार्टी की। तो इस बार जातिगत आधार पर ही उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है और पहली बार जो कुछ नहीं कहते थे अब वो कहने लगे हैं कि हां, 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा जाएगा। हालांकि पार्टी ने अभी तक इसकी घोषणा नहीं की है, लेकिन अगर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह, ये सारे लोग अगर कहना शुरू कर चुके हैं तो इसका मतलब कुछ तो है जो ये बयानबाजी है, कुछ तो है जो ये सब बोलने लगे हैं, जो बताते थे कि संगठन सरकार से बड़ा है। फिलहाल आज गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी है। मनोज राजन त्रिपाठी, वीरेश पांडे और रेडिंग की तरफ से योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दीर्घायु रहे, ईश्वर आप पर कृपा बनाए।